अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बायो एनर्जेटिक्स में फ़ोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि हम एटीपी बनाने के बाद उस एटीपी से ग्लूकोज बना चुके थे। तो अब बारी आ चुकी है कि अब उस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें और जिस मकसद के लिए हमने ग्लूकोज बनाया था वो मकसद हासिल कर लें। यानी कि ग्लूकोज क्यों बनाते हैं भाई? एनर्जी हासिल करने के लिए। तो अब ये सवाल आता है कि भाई हमने ग्लूकोज क्यों बनाया? तो भाई वो ग्लूकोज जो है वो हमने सिर्फ बनाया है प्लांट्स में। ठीक है, हमें ह्यूमन बॉडीज़ में या फिर एनिमल्स में ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, वो किसी से लेते नहीं हैं। और हम क्या है, हेटरोट्रॉफ। तो हम एक कैंडी खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हमने सारा काम किया था वो प्लांट्स में किया था, अभी जो हम काम करेंगे वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में होगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों में सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे। तो कहानी हमारी कहाँ से शुरू होगी? चलो पहले हेडिंग डाल देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और हो सकता है कि आज आपको अपने नोट्स ही बनाने पड़ें, यानी कि लिखने की चीज़ें भी आपको शायद यहाँ पे काफ़ी मिल जाएं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा, जनरल जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का वो तो हमें पता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आगे डिस्कशन होगी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये वही ग्लूकोज है जो हमने बनाया है अभी तक। और रेस्पिरेशन है तो डेफिनेटली अब मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन भी यहाँ पे लिख दिया। और देन फाइनली जो इसके प्रोडक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और H2O वाटर रिलीज होगा। अच्छा, अब ये पूरा जो रिएक्शन है ना, जिस तरह केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन हो रहा है ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये पहला आपका एमसीक्यू बन गया, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर नॉट ओनली रिडक्शन रिएक्शन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? दोनों में से, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, तो कोई ना कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस हो रही होगी। तो उसका आंसर भी लिख देते हैं कि भाई हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। बिकॉज अब ये बात आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी ये रिएक्शन सामने आए तो आप इसको देख के फौरन जहन में आ जाए, हाँ भाई ये ऑक्सीडाइज होता है और ये। यानी ऐसी बात नहीं कि आप सिर्फ समझ के आप मुतमईन हो जाओ, अभी मैंने लिखा नहीं, बस मैंने याद कर लिया, खैर है। नहीं, ये बात मैं चाहता हूँ कि ये आपकी कॉपीज में लिखी हुई हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन में, अच्छा देखो, फिर आपने किसी ने याद नहीं दिलाया कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन मैंने पहले रिकॉर्ड पे लगा दिया है। ठीक है, तो आप एहतियातन याद दिला दिया करें। खैर मैं भी लगा चुका हूँ, लेकिन आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको भी याद आए। चलो जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज लूजेस हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, 6C6H12O6। तो ग्लूकोज लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म CO2। ठीक है, ये CO2 प्रोडक्शन का ये एक रीज़न है कि ग्लूकोज ने अपना हाइड्रोजन लूज किया है, जिसकी वजह से हमारा CO2 बना है। तो अब आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हाइड्रोजन की सूरत में लूज कर दिए, तो इसलिए ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जो दूसरी हमारी स्पेशी थी ऑक्सीजन, जो दूसरा रिएक्टेंट था, तो इसके साथ हम लिखेंगे ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर H2O। तो ये वाटर के बनने का रीज़न था। ठीक है, कि ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन लूज, सॉरी, गेन किया है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन, तो वाटर बना है, और ग्लूकोज ने अपना हाइड्रोजन लूज किया है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की सूरत में गेन किया है, तो ये
रिड्यूस हो गया है। अच्छा जी, इसके साथ हम एक और, ये तो चलो रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे पास फिनोमेना हो चुका है, लेकिन इस रिएक्शन के बारे में कुछ और लिख देते हैं कि क्योंकि रिडॉक्स की बात आ गई है तो इसलिए एक और बात ही मेरे जहन में यहाँ पर आ रही है, ये भी साथ में मेंशन हो जाए कि एटीपी सिंथेसिस जो हमारे पास यहाँ पर हो रही है, एटीपी सिंथेसिस बाय यूटिलाइजेशन, उम्मीद है आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गिवन अप, गिवन अप बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रीडॉक्स रिएक्शन। चलो जी, ये आपका कंसेप्ट पूरा इस रिएक्शन का क्लोज हो गया कि ये जो एटीपी बनाएंगे हम, ये उस एनर्जी से बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से जो हमें हासिल होगी, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे इन दिस सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो सवाल ये बता होता है कि उसमें एटीपी कैसे बन रही है, तो उसका आंसर एक सिंपल सा ये है कि क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो अपनी एनर्जी दे रहा है, जो ट्रांसफर होने की वजह से वो आप आगे देखेंगे अब किस तरह देगा। तो उस वो जब दे रहा है एनर्जी, तो उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके एटीपी बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वाई दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन और व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाटर, और ग्लूकोज के साथ यहाँ पर क्या हुआ है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बाकायदा आगाज करते हैं कि जैसे ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो अब बाकायदा हम आगाज, क्योंकि इसके 3 स्टेप्स हैं, हमें पता है कि रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। पहला जो स्टेप होता है हमारे पास, वो डेफिनेटली हम शुरू करेंगे ग्लाइकोलिसिस से, और सेकंड फिर हम चले जाएंगे क्रैब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस ख़त्म करने के बाद क्रैब्स साइकिल, और देन फाइनली जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। खैर, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज Krebs cycle, and third phase of cellular respiration is ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि एक हमारे पास, क्योंकि बात शुरू हो रही है ग्लाइकोलिसिस से, तो ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, और ग्लाइको लग गया तो मतलब क्या है, ग्लूकोज का टूटना। तो ये दो अल्फाज होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई देखो, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस है ग्लूकोज का बनना। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ग्लूकोज का बनना और ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का टूटना, दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाए, तो जो भी हमारे पास मोनोमर्स होंगे उससे हम ग्लूकोज सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे, ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देंगे। और जब हमारे पास ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की बारी आएगी, फॉर एग्जांपल जो है वो, हम लेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर अब ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है ताकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो और ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो हमें मिल सके। तो फौरन वहां पर क्या शुरू हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि वहां पर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे फिर एनर्जी जो है वो बनेगी। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हमें मिलाना नहीं है। ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस है ग्लूकोज का बनना। या फिर ग्लूकोज से आगे जितने हमारे, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस से आगे फिर जो है वो एक टर्म आता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना। तो पहले ग्लूकोज बनता है और उसके बाद फिर ग्लाइकोजन बनता है। तो ये नेसिस वाले
जितने भी होते हैं ना ये मतलब उस चीज़ को बनाना, और लाइसिस वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उस चीज़ को तोड़ना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस की। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और हमने एक वो आपको दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन को, और साथ में एक एनएरोबिक बैक्टीरिया को। यानी कि एक ही वक्त में हमने वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक एनएरोबिक बैक्टीरिया को, फॉर एग्जांपल लेट्स से लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, और एक ह्यूमन, तो दोनों ने ग्लूकोज कंज्यूम किया है। तो याद रखो, अब इसका एमसीक्यू क्या है कि फर्स्ट फेज जो होगा वो दोनों में सेम होगा। जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में जो फर्स्ट फेज होगा ग्लूकोज का वो सेम होगा, और वो कौन सा होगा? ग्लाइकोलिसिस। यानी इसके अलावा वो ग्लूकोज के साथ कुछ नहीं कर सकते ग्लाइकोलिसिस के। ठीक है, तो दोनों जो है वो क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस। यानी कि उनका पहला अल्टीमेट स्टेप ये होगा कि हमें ग्लूकोज को जो है वो किसी ना किसी तरीके से तोड़ना है। फिर आगे एनारोबिक का एरोबिक का प्रोसेस अलग होगा, लेकिन पहला फेस हमेशा एरोबिक और एनारोबिक में सेम होगा। ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस क्या आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन हम इस तरह बना सकते हैं जो आ सकता है कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। अब ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को कुछ मिले भी तो सही कि दूसरे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। कि भाई एक बात क्या हो सकती है जो आपको जिस पे कंसीडर नहीं करना, कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म वुड बी डिफरेंट। तो एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है आपको इसमें। ठीक है, तो इस तरह के और कई ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको खुद कंसेप्ट इस्तेमाल करके सही ऑप्शन का आपको जो है वो चूज करना है कि फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेप वुड बी सेम और ग्लाइकोलिसिस। तो ये इसका जो है वो आंसर है कि ग्लूकोज से एरोबिक में जाए, एनारोबिक में जाए तो शुरू का स्टेप सेम होगा, ग्लाइकोलिसिस। अब टोटल इसमें आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे। टोटल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 स्टेप्स बड़े आसान है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी ये भी हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें याद करनी और क्या क्या चीज़ें याद नहीं करनी। 10 स्टेप्स इसके जो हैं। अच्छा, मैंने अपने जो मतलब बच्चा जो पढ़ने वाला होता है ना, जो पढ़ाकू होता है, तो वो खुद ब खुद लग जाता है। उसको अगर नहीं भी बोलोगे ना कि ये चीज़ याद नहीं करनी, तो वो याद करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर आप याद करना चाहें तो इट्स अप टू यू, याद कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। और अगर जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना चाहें तो आप वही पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जस्ट फॉर योर इंस्पिरेशन मैंने पूरी ग्लाइकोलिसिस अपने टाइम पे पूरी याद की थी। ठीक है, एक एक एंजाइम के साथ। खैर, तो 10 स्टेप्स इसके जो है वो ग्लाइकोलिसिस के हमारे पास मौजूद हैं। अब शुरुआत इस तरह करते हैं इसकी कि पहला जो इसका फेस होगा ना, वो होगा, अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपको इंशाल्लाह पूरी हिफ्ज हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग फेस। एनर्जी रिक्वायरिंग फेस, ये इसका ग्लाइकोलिसिस का पहला फेस है। ग्लूकोज को तोड़ने में जो पहला फेस है वो है एनर्जी रिक्वायरिंग फेस। अब एनर्जी रिक्वायरिंग फेस चीख 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 कर आपको बता रहा है कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी इस्तेमाल होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। प्रोड्यूस क्या होगा? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो क्या मतलब, रिएक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। अच्छा, ये अगर मैं कहीं ना भी बताऊं ना आपको कि किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली याद करने हैं। ठीक है, कभी कभी इस तरह ही पूछ लेते हैं कि भाई बताओ पायरोविक एसिड में कितने कार्बन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन है। तो ये आपको खुद याद करना है। अच्छा जी, तो ग्लूकोज हमें पता है कि 6 कार्बन है, ये तो बच्चों वाली बात है। अब ग्लूकोज इसमें स्टेप्स, चंद स्टेप्स के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी रिक्वायरिंग फेस में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखो, मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके सामने सिर्फ ये रिएक्शन भी दिया हुआ हो ना, सिर्फ इतना ही दिया हुआ हो, तो आपको ये पता हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। यानी कि एनर्जी हमें, फॉर एग्जांपल आपको ये बात नहीं पता कि दिस इज एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर आपको सिर्फ ये रिएक्शन भी दिया हुआ हो, ग्लूकोज एरो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो आपके जहन में खुद क्लिक करे कि ये एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज नहीं है। और वो कैसे पता लगेगा?
कि देखो यहाँ पर कोई फॉस्फेट नहीं था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई फॉस्फेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो फॉस्फेट आ चुके हैं। बिस का मतलब क्या है, दो आ चुके हैं, और हमने पोजीशन भी इंडिकेट कर दी दोनों की, एक पहले कार्बन एटम पे है और दूसरा जो है वो 6 कार्बन एटम पे। ये दोनों आपको पता है केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं 1,6 बिस फॉस्फेट। तो आपके जहन में खुद क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी आई है जिसने फॉस्फेट दिए हैं। तो फॉस्फेट दिए कब जाते हैं हमारे पास आमतौर पे, कि जब एटीपी अपना फॉस्फेट दे दे, यही तरीका है हमें फॉस्फेट हासिल करने का। तो यहाँ पे एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एडीपी में। तो ये एक एटीपी डेफिनेटली नहीं होगा, ये कितने एटीपी होंगे, दो एटीपी होंगे, तभी तो दो फॉस्फेट आए, दोनों एटीपी से एक एक, और ये दो एटीपी जो है वो बन चुके हैं। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। एनर्जी रिक्वायरिंग फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगी है, प्रोड्यूस नहीं हुई। तो अगर आपके सामने सिर्फ रिएक्शन भी हो तो उम्मीद है आगे भी आप इंशाल्लाह ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है, और यहाँ पे कितने फॉस्फेट दिए जा रहे हैं, और इसका फिर रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, एटीपी, और प्रोडक्ट क्या है, एडीपी। ओके जी, बड़ा आसान हो गया, आगे चलते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के दो फेट्स हैं। फेट्स का मतलब क्या है कि आगे दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है। एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फेवरेबल, एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं अनफेवरेबल। ठीक है, यानी कि अनफेवरेबल मतलब कि हमारे काम का नहीं है इतना ज़्यादा, और फेवरेबल का मतलब क्या है, ये हम चाहते हैं, असल काम हमारा इससे होगा। तो जो फेवरेबल है उसको पहले लिख लेते हैं। फेवरेबल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अच्छा एक बात बताना भूल गया कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज अनस्टेबल। जाहिर है आपने एक ग्लूकोज में बेचारे में, अब देखो इसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं, ये भी आपको पता है, दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में जो है वो क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट चेंज हुई है, फॉस्फेट दो इंटर कर दिया और थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई, तो जो है वो इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया, और जो है वो फॉस्फेट दो ऐड हो गए, तो इसलिए 1,6 हमने लगा दिया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हमने यहाँ पे की है। अच्छा, अब ये क्योंकि दो फॉस्फेट हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिए हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है। दो दो फॉस्फेट को ये संभाल नहीं सकता, एक होता चलो बात चल जाती, लेकिन दो ऐड कर दी, थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। अब इसलिए अनस्टेबिलिटी की वजह से ये चाहेगा कि मैं टूट जाऊं आगे, मैं किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाऊं, अपने दो फॉस्फेट को अलग अलग कर दूं। तो दो फॉस्फेट को अलग अलग करने के लिए ये पहले जो फेवरेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, G3P। दिस इज फेवरेबल, एफ लिख देता हूं मैं, यानी कि यही हमें चाहिए। और जो अनफेवरेबल था हमारे पास वो क्या है, DHAP। DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट। खैर अभी फुल फॉर्म को छोड़ो, अभी शॉर्ट फॉर्म तो याद करो, DHAP एंड G3P। तो ये हमारे पास क्या था, अनफेवरेबल, और वो था फेवरेबल। ये अनफेवरेबल इस बेचारे को क्यों कह रहे हैं भाई, इसको अनफेवरेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आगे साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इससे आगे साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। आगे साइकिल कंटिन्यू G3P से होनी है, DHAP से नहीं होती। अलबत्ता इतना हमें फायदा हो जाता है कि DHAP जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू G3P। ठीक है, DHAP G3P के अंदर कन्वर्ट होके कुछ पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन खुद यानी साइकिल में आगे नहीं जा सकता, इसलिए इसको अनफेवरेबल कहते हैं। लेकिन बहरहाल इतना जरूर कर देता है कि अपने आप को रीअरेंजमेंट करके, अब देखो दो फॉस्फेट थे ना, अलग अलग हो गए, एक फॉस्फेट इसके पास चला गया और एक फॉस्फेट इसके पास चला गया, तो दोनों स्टेबल बन गए, पहले अनस्टेबिलिटी थी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, यानी कि ये रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिएक्शन किसकी तरफ होता है, DHAP इंटू G3P, ताकि साइकिल आगे कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे तो ये लिख सकते हो याद रखने के लिए कि ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाय बिसफॉस्फेट, इट इट स्प्लिट्स इनटू, स्प्लिट्स का लफ्ज ज्यादा मुनासिब रहेगा, कन्वर्ट से अच्छा लफ्ज है स्प्लिट्स। क्या मतलब कि मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, तो स्प्लिट हो गया, टूट गया है। इट स्प्लिट्स इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन थे, तो अभी ये दो तीन, ये भी G3P, इसमें भी 3 कार्बन है, और DHAP इसमें भी 3 कार्बन है। तो आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, बल्कि लिखो कि ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इट स्प्लिट्स इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स, वन इज अनफेवरेबल DHAP एंड वन इज फेवरेबल G3P। चलो जी, बहुत हो गया रिवाइज, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। अच्छा, चलो
ये रेस कर रहा हूं मैं। अब सेकंड फेज हमारा क्या होगा, एनर्जी रिलीजिंग फेज। एनर्जी रिलीजिंग फेज। एनर्जी रिलीजिंग फेज, अब खुद ये चीख चीख के बता रहा है एनर्जी रिलीजिंग फेज कहो, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज कहो, जो भी कहो, क्या मतलब इसमें एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होनी है, कंज्यूम नहीं होनी, यूटिलाइज नहीं होनी। अच्छा जी, अब एनर्जी रिलीजिंग फेज में आपका क्या होगा कि आपका जो 3 कार्बन कंपाउंड बना था G3P, वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड जो आपका बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। तो ये अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट हमारा निकलेगा एनर्जी रिलीजिंग फेज में कि 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट। अब वो किस तरह होगा उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आखिरी में जो है वो यही दास्तान उसकी बनेगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है, पहले मैं लिखवा दूं फिर हम इसकी फिगर की तरफ जाएंगे, कुछ और बातें समझेंगे। ये बात आप लिखो कि ये पूरी साइकिल में, चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने फिगर हो। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस, हाँ अब इससे रिलेटेड मैं बात बताना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो ये जो एंजाइम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये आप इसको अंडरलाइन करके अलग से लिखो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले तो आप ये लिखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज दिस वन, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं बता रहा हूँ, आप लिख लेना कि ये स्पीड अप भी कर सकता है ग्लाइकोलिसिस को और स्पीड डाउन भी कर सकता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भी जो नीड होगी ना एनर्जी की, अगर फॉर एग्जांपल एनर्जी हासिल करने की नीड ज्यादा है तो ये फौरन स्पीड अप कर देगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को। और अगर एनर्जी वाफिर मिकदार में मौजूद है, जरूरत नहीं है, तो ये स्पीड डाउन कर देगा, सिंपल हो गया। तो इसलिए अच्छा, जो स्टेप जिसमें हम स्पीड अप भी कर सकते हो, जिस स्टेप, क्योंकि ये पूरा स्टेप अब इंपॉर्टेंट हो गया ना आपका, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये पूरा स्टेप आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेप आपका आपको हेल्प करे रिएक्शन को बढ़ाने में या रिएक्शन को कम करने में या फिर इन नट शेल रिएक्शन को कंट्रोल करने में, तो जल्दी से बताओ कौन बताएगा उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। शाबाश, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है थोड़ी सी है, केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है ये, हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये एंजाइम जो है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है, रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम भी है, और ये पूरा स्टेप रेट रेट डिटरमाइनिंग या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। तो इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। चलो एक एक बात मैं और लिखवा दूं, फिर हम दोबारा साइकिल, तो ये तो आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। अब हमारे पास दोबारा हम इस फिगर की तरफ आएंगे, पहले ये बात लिख लें कि जो नेट ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास हमें मिलता है, यानी कि टोटल जो हमारे पास क्या हासिल हुआ, क्या खोया क्या पाया, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेगा, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो कि आखिरी में हमें मिलेंगे, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, और 2 ATP। अभी सिर्फ आप लिख लो, फिर हम फिगर की तरफ जाएंगे समझेंगे। 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 NADH मॉलिक्यूल्स, और क्या मिलता है भाई, हाँ, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर, अभी हम देखते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 2 पायरोवेट, 2 ATP, 2 NADH और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
तो हम चलते हैं दोबारा। सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन था कि, अच्छा अब ये जो एंजाइम्स बीच में आ रहे हैं ना, अगर आप, मैंने कहा कि अगर आप चाहो याद करना, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, तो ये तो आपको लाजमन याद करना ही करना है कि इसमें रिएक्शन कौन सा है और इसका रिएक्टेंट क्या था, इसका प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, आगे हमने फिर जो एंजाइम, अगर आप याद करना चाहो, पहला एंजाइम याद कर लो, हेक्सोकाइनेस, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और फिर दोबारा एक फॉस्फेट दिया जाता है और तो ये फिर बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो हेक्सोकाइनेस और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और देन फिर अल्डोलेस हमारे पास है। देखो यहाँ पे भी मेंशन हुआ हुआ है कि G3P आगे का जो है वो गया है DHAP, आगे हमारे पास प्रोसीड नहीं किया इसने। ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है। देन आइसोमरेस, यानी कि ये जो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट है, ये बेसिकली हमारे पास आइसोमर है किसका, G3P का, तो इसलिए हमने यहाँ पर आइसोमरेस एंजाइम जो है, पहले पहले आइसोमरेस एंजाइम इस्तेमाल करके हमने इसका आइसोमर बनाया, फिर उसके बाद जो है वो देन ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इस्तेमाल करके, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन हमने यहाँ पे किया है। अच्छा, अब पहले एनर्जी हमारे पास कितनी गई थी, 2 ATP हमारे पास यहाँ पे कंज्यूम हुई है, तो इसलिए ये आप अलग से लिख सकते हो कि 2 ATP हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हुई है, यानी कि कंज्यूम हुई है, रिड्यूस हुई है, तो -2 ATP, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर खोए हैं। और आगे चलने के बाद 4 ATP, यानी 2 इधर और 2 ATP यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हमने पूरा यानी माइनस करके लिखा है, यहाँ पर 4 हो गए और फिर -2, तो टोटल हमारे पास जो नेट हो गया वो हो गया 2 ATP। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने बात की थी NADH की, तो अब यहाँ पे जिस तरह मेंशन है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ठीक है, 2 NAD जो है यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं NADH में। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास NADH है। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल है बेसिकली यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जनरली हमारे पास जो है वो, ऐसा आप समझो कि क्योंकि हमारे पास पायरोवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 बन रहे हैं। ठीक है, पायरोवेट मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो हर पायरोवेट मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो उसके बदले में एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, फॉर ईच पायरोवेट मॉलिक्यूल रिलीजिंग फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस देयर इज सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, हर पायरोवेट के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि अगर ये बेसिकली हम साइकिल को 2 हिस्सों में दिखाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक बात है वैसे, हम इस साइकिल को 2 हिस्सों में दिखाते हैं ना, वैसे ये साइकिल पहले एक एक टर्न में होगी फिर सेकंड टर्न में होगी, लेकिन हम इसको दोनों को कंबाइन करके फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हर एक पायरोवेट मॉलिक्यूल अपने साथ एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा के लेके जाता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, लेकिन आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉरी पायरोवेट मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, एक पायरोवेट मॉलिक्यूल हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल को लेके जाएगा और 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा और से मेंशन किया हुआ है, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर मिल गए, 2 NADH हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, और अब टोटल हमारे पास 4 ATPs हैं जिसमें से 2 हमने कंज्यूम कर ली, तो टोटल नेट जो है वो 2 हो जाएंगी, और 2 NAD भी हमने साथ में यहाँ पे कंज्यूम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप जो था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ग्लाइकोलिसिस में, कि पायरोवेट मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ के 2 ATP को हासिल कर चुके हैं। ठीक है, बाकी इस पे फिगर पे आगे हम आएंगे। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसमें, इट हैपेंस 2 टाइम्स। ठीक है, हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी करके एक दफ़ा बनाते हैं, लेकिन ये सारे रिएक्शन 2 दफ़ा होते हैं, तो हर एक
साइकिल के जो 10 होता है उसमें, यानी एक एक रिलीज हो रहा था, लेकिन फिर हम डबल करके उसको ऐड कर देते हैं, तो ये जो आगे वाले रिएक्शन है ये 2 दफ़ा होते हैं, इसीलिए हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और फिर दूसरी बात क्या मेंशन है कि ऑल द DHAP विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। चलो जी, ये तो आपको ग्लाइकोलिसिस इंशाल्लाह हिफ्ज हो गई। अच्छा जी, यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस में कोई सवाल? कोई बात ऐसी हो जो अभी तक हजम ना हुई हो? ठीक है, आगे चलें। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, हाँ वो रेट लिमिटिंग स्टेप है ना हमारे पास, रेट लिमिटिंग स्टेप है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस बेसिकली एक एंजाइम है जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जो कि ग्लाइकोलिसिस को स्पीड अप भी कर सकता है और स्पीड डाउन भी कर सकता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी की डिमांड होगी तो ग्लाइकोलिसिस को तेज़ कर देगा, और अगर एनर्जी की डिमांड नहीं होगी तो ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन कर देगा। तो इसलिए फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस एक ऐसा एंजाइम है जिससे हम इसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इट इज़ आल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट लिमिटिंग एंजाइम, जो ही आप इसको कह सकते हो। तो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस का कंसेप्ट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम इस साइकिल को हमने इस तरह, यहाँ पे जो साइकिल हमारे पास शो हुई हुई है, तो यहाँ पे जो साइकिल हमारे पास शो हुई हुई है, तो यहाँ पर हम एक पायरोवेट मॉलिक्यूल हमने लिखा है, तो इस साइकिल में हम एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह मैंने आपको लिखवाया था। लेकिन अब चूंकि इट हैपन्स 2 टाइम्स, 2 दफ़ा होती है, तो अल्टीमेटली 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल हमारे पास निकलेंगे। फिर जो पहले वाली फिगर हमारे सामने आई थी जिसमें 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, ये वाली यहाँ पे, अब ये 2 पायरोवेट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने फिर एक, यानी कि 2 स्टेप्स को हमने एक साथ जोड़ जोड़ के कंबाइन करके 2H2O यहाँ पे हमने लिखा है। चलें जी, तो पहला स्टेप हम, अच्छा ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, चलो ये तो आप लोग बता दो। ग्लाइकोलिसिस सेल के कौन से पोर्शन में होती है? ठीक है, वेरी गुड। ये तो माशाल्लाह आप लोगों को सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ग्लाइकोलिसिस हैपेंस इन बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्रैब साइकिल की तरफ। क्रैब साइकिल 3 नाम, पहला नाम क्रैब साइकिल, दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड यहाँ पर हमारे पास जो पहला जो है वो सिट्रिक एसिड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है शुरू के स्टेप्स में, तो इसलिए उसके नाम पे क्रैब साइकिल ड्यू टू द साइंटिस्ट नेम, और सिट्रिक एसिड पहले स्टेप की वजह से। और तीसरा नाम क्या है, वेरी गुड, TCA, ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें नजर आते हैं, इसलिए दिस साइकिल इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अच्छा, एक बात इसके हवाले से इंपॉर्टेंट ये है क्रैब साइकिल के हवाले से, कि एक सवाल आता है कि विच वन ऑफ दिस स्टेप इज सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये लोग आप लिख लें या आप लोग लिख लें, सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसका सही आंसर क्या है, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इज द सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसकी वजह यह है कि हालांकि देखो
हमारे पास एटीपी अगर हम बात करें, जैसे हम आगे देखेंगे, तो एटीपी इतनी क्रैप साइकिल में तो प्रोड्यूस होती नहीं है। ज़्यादा एटीपी हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सेंट्रल ड्राइवर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस साइकिल को अगर हम रोक देना तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी है क्योंकि असल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने भेजना है क्रैप साइकिल से, वो क्या भेजना है, NADH और FADH2। FAD, अच्छा ये चलो इसका पर्पस ही पता लग गया कि वाई वी आर एक्चुअली डूइंग दिस क्रैप साइकिल। तो उसका रीज़न क्या है, ताकि हम NADH और FADH2 को बना सकें। तो ये आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर क्रैप साइकिल, टू प्रोड्यूस NADH एंड FADH2। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, ये दोनों आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी उसमें हम देखेंगे बाकायदा इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने का काम वहाँ पर करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहाँ पे देन इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे जो फिर आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके ATP जनरेट करेगा। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्रैप साइकिल सेंट्रल ड्राइवर इसलिए कहते हैं क्योंकि यही एक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को आगे कंटिन्यू करने वाला है। अगर ये ना हो तो NADH नहीं मिलेगा, FADH नहीं मिलेगा, और आगे जो मैसिव अमाउंट ऑफ ATP मिलनी है हमें ETC से वो नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए क्रैप साइकिल इज आल्सो नोन एज सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात यह है कि क्रैप साइकिल में पायरोवेट तो जाएगा नहीं। ये आप लोगों को बात कहनी चाहिए थी ना मुझसे कि भाई सर आपने पायरोवेट तो बना दिया ग्लूकोज से, तो क्या हम पायरोवेट को क्रैप साइकिल के अंदर भेज दें? नहीं नहीं, पायरोवेट को तो हमें भेजना ही नहीं है। हमें किसको भेजना है क्रैप साइकिल में, एसिटाइल को ए को, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। ठीक है, अब इसको जल्दी से फिगर से हम क्लियर करके आगे चलते हैं ताकि ये तो आसान है। हाँ जी, चलो ये भी ख़त्म हो जाएगा, बीच में से हमारा जो है ना टेम्पो टूट जाएगा, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें।